हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सागर यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट मेकर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये जो चैनल है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा और ऐसे विद्यार्थी जो आजकल कोरोना वायरस के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए तो खास करके ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इससे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल रिजल्ट मेकर बाय सागर यादव सर के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम प्रमेय 6.1 जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसे थेल्स प्रमेय तथा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। चलिए इस थ्योरम के अनुसार हम क्या देखें क्या होता है। इस थ्योरम के अनुसार कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चलिए इसमें बताया गया कि यदि किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम ए बी सी मान लिए। अब कहता त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, भुजा माने बीसी, बीसी के समांतर एक भुजा डीई खींचे। अब इसके सापेक्ष में लिखते हैं कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा, या तो फिर इसको इस तरह लिखिए, भुजा बी सी समांतर है डीई के। जो भुजा ए बी को, ये भुजा ए बी को बिंदु डी पर, बिंदु डी पर तथा भुजा एसी को, भुजा एसी को बिंदु ई पर, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है AD बटा DB, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। अब चलिए रचना करते हैं इसमें। D को E से और B को, सॉरी, D को C से और B को E से मिलाते हैं। लिखेंगे रचना, D को C से तथा B को E से मिलाया और बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब खींचे जिसका नाम DM है तथा बिंदु E से भुजा AB पर एक लंब, दूसरा लंब खींचेंगे जिसका नाम N रखे। इसको लिखेंगे EN लंब किस पे खींचे, तो AB पर, तथा इसी प्रकार DM लंब खींचे AC पर।
अब प्रमाण में चलेंगे। एक ए त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज ए डी और ई, ए वाला त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज एक ही आधार वाले त्रिभुज लेना है। एक ही आधार, इसका आधार यहाँ पे डी, डी आधार पे दो त्रिभुज वाला लेंगे, तो जैसे डी ई और इसमें क्या त्रिभुज बनेगा, डी ई बी, या तो फिर बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में हम जानते हैं कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणे शीर्ष लंब। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं, शीर्ष लंब। इसको 1/2 बेस इंटू हाइट कहा जाता है। तो इसके अनुसार, चूंकि हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया ऑफ त्रिभुज एडी लिखा जाता है, तो चलिए इसी प्रकार, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर 1/2 गुणे आधार, आधार क्या हो जाएगा एडी, गुणे शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब इसका क्या हो जाएगा ईएन, ए वाला। इसको समीकरण ये मानेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज डी या तो फिर बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में क्या पाते हैं, फिर इसका लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसका क्या हो जाएगा डी बी इंटू हाइट, हाइट इसका यानी शीर्ष लंब, तो ईएन। इसको समीकरण बी मानेंगे। लिखेंगे नाउ समीकरण ए तथा बी से समीकरण ए क्या है, ये है, और समीकरण बी क्या है, ये है। देखिए समीकरण के बराबर के इधर वाले को बराबर के इधर वाले से और बराबर के उधर वाले को बराबर के उधर वाले से भाग देते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा हाफ इंटू जो लिखा है उसको लिख देना है ए डी इंटू ई एन बटा 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जैसे 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो इसको काट देंगे, ई एन यहाँ भी है, ई एन यहाँ भी है, तो इसको काट देंगे। अब हमारे पास जो बचा है उसको लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। अब यहाँ पे ए डी है तो यहाँ पे भी ए डी लिखेंगे, यहाँ डी बी है तो यहाँ भी डी बी लिखेंगे, और इसे समीकरण 1 माने। अब इसे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसको अब ये बोर्ड भर गया है क्योंकि इसको मिटाना होगा। इसी प्रकार अब देखिए, अब फिर से दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज तो लेंगे ये ऊपर वाला ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज लेंगे
डी सी ई या तो फिर सी डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में। अब देखिए ये इसका आधार, अब देखिए जिसपे शीर्षलंब है उसको आधार मान के चलेंगे। जैसे एम है इसका शीर्षलंब, तो एम डी एम है इसका शीर्ष किसका, तो ए सी का शीर्षलंब। तो डी एम जो एम वाला है इसको लेंगे यहाँ का आधार, इसका किसका, तो त्रिभुज ए डी ई का लिखेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, यहां पे भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब चलेंगे इसमें ए डी ई 1/2 गुना आधार, तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, अब की बार इस आधार वाले में लेंगे तो ए ई गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी ए डी एम, इसको समीकरण मान लेंगे सी। नाउ अब लेंगे ट्राइंगल, जाएंगे इसमें एक ही आधार बोले थे तो एक त्रिभुज, अगवा सी डी और ई में लिखेंगे त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज लिख दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसका आधार क्या हो जाएगा ई सी, क्या हो जाएगा ई सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई इसका भी क्या हो जाएगा, तो डीएम, क्या हो जाएगा डीएम, ये समीकरण क्या हो जाएगा डी। अब लिखेंगे पुनः समीकरण सी और डी से सी और डी से नीचे वाला मिटा देते हैं, सी और डी से हम पाते हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटा 1/2 गुना ई सी गुना डी एम, जो कटेगा उसको भी काट देंगे, जैसे 1/2 ये डी एम कट गया, तब इसलिए जो बचता है उसको लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। चलिए इसे फिर मिटाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे चूंकि ये दोनों त्रिभुज तो एक ही आधार पे बना है, लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डीई पर बना और दो समांतर रेखाओं क्या क्या दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा को क्या मांग रहे थे हम, बी सी और डीई, बी सी और डीई पर बना दो
त्रिभुज हैं। तो इसलिए जब कोई एक ही आधार पे और दोनों समांतर भुजाएं जिस त्रिभुज के बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। इसको समीकरण तीसरा मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, सारा जब इक्वल हो गया सब चीज तो ये भुजाएं भी क्या हो जाएंगे, समद्विभाजित होकर के इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसी को हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये बहुत ही लाभदायक है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। इसे बार बार देखें, जहाँ पे नहीं समझ में आता है कृपया करके उसे बार बार देखें, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। यही कामना के साथ मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।